तो अमेरिका ईरान में वार किसकी जीत और किसकी हार यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए मौतें कितनी हुई हैं। ईरान में 3636 मौतें हुई हैं, जबकि अमेरिका में इसकी तुलना में 15 मौतें हुई हैं। घायलों की बात कर लें, ईरान में 26,500 लोग घायल हुए हैं, जबकि अमेरिका में 543 लोग घायल हुए हैं। सैन्य टारगेट की अगर बात करें, टारगेट ईरान में 50 से ज्यादा सैन्य इलाकों को टारगेट किया गया, जबकि अमेरिका के कई बेस जो मिडिल ईस्ट में हैं उनको तबाह करने में ईरान कामयाब रहा है। ड्रोन की नुकसान ईरान UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हजारों ड्रोन उसके तबाह हुए हैं, जबकि अमेरिकन ड्रोन्स की अगर बात करें तो 12 से लेकर 24 अमेरिकन ड्रोन को तबाह करने का दावा। अब नौसैनिक जहाजों की बात करते हैं। ईरान के 155 से ज्यादा नौसैनिक जहाज इस युद्ध में बर्बाद हुए हैं, जबकि अमेरिका के आंकड़े अब तक मौजूद नहीं है। अनुमानित अब आर्थिक नुकसान की बात कर लेते हैं। ईरान को इस युद्ध में 25 लाख करोड़ और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका को 2.4 से लेकर 3.3 लाख करोड़ जो कि सैन्य खर्चा है उसका नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान, ये आकलन दोनों का सामने रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि किसका फायदा और किसका नुकसान। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, अमेरिका का टोन डाउन हुआ है, इसमें कोई शक शुबा पूरी दुनिया को नहीं है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयान, उनके ट्वीट्स, बार बार उनकी शर्तें, उनकी शर्तों पर सहमत ना होना और इस बीच इजराइल से भी अमेरिका के मतभेद सामने आना। किसको क्या हासिल हुआ इस युद्ध में सबसे बड़ी बात है। आप क्या आकलन करते हैं? मिडिल ईस्ट को क्या मिला, ईरान को क्या मिला, इजराइल ने क्या अचीव किया और अमेरिका क्या उसको एक बड़ा दुनिया में नुकसान होता नजर आ रहा है? कम से कम छड़ी के मामले में अगर देखें तो देखिए विपिन जी, ये बहुत बड़ा आपका सवाल है कि आखिर इस वॉर से 28 फरवरी की वॉर जो स्टार्ट हुई इसके बाद से तो अब तक किसने क्या पाया क्या खोया। तो मुझे लगता है वॉर में तो जनरली कोई पक्ष जीतता नहीं है। और जहां तक इस वॉर की बात हमने देखा तो पहले 40 दिन का वॉर हुआ, इसके बाद 8 अप्रैल से लगातार जो सीजफायर के बाद से जो चल रहा दौर, ये डील का दौर चल रहा है और 40 बार खुद डील की डिक्लेरेशन ट्रंप अपने आप कर चुके हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये ट्रंप को और अमेरिका को समझना पड़ेगा कि ये कोएर्सिव डिप्लोमेसी का दौर खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको तबाह कर सकता है, उसका सबसे एग्जांपल अफगानिस्तान और वियतनाम है। यदि हिस्ट्री से उनको सबक नहीं मिला तो मुझे लगता है ट्रंप को सबक ले लेनी चाहिए 40 दिन की ईरान को वॉर से भी। और यहाँ तक तो ये तो ईरान का लॉस और ट्रंप का लॉस नहीं है, दुनिया का लॉस है कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक किया गया, काउंटर ब्लॉक किया गया, तो पूरा एशिया का मार्केट, अफ्रीका का मार्केट और यूरोपियन मार्केट तबाह हो चुका है। एनर्जी क्राइसिस को देखा जाए तो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए लॉस है। हाँ, इतना जरूर है कि ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी जो लड़ने की क्षमता है, ईरान की लीडरशिप पॉलिटिकल है, ट्रांजिशनल नहीं है। और ट्रंप ने साबित कर दिया है कि बादशाहत जो अमेरिका की थी, जो वर्चस्व था, हेजमनी था, उसको लेकर के ट्रंप की जो साख है, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है आज के डेट में। इसीलिए एक तरफ ट्रंप डील की घोषणा करते हैं, उधर ईरान कहता है कि डील फाइनल नहीं है, क्योंकि जो शर्तें हैं वो ट्रंप की है, ईरान की नहीं है। इसमें लेबनान का पक्ष, इसमें स्टेट ऑफ हार्मुज का पक्ष, इसमें जो प्रॉपर्टी है जो फ्रीज की गई उसका पक्ष। इसकी सबसे बड़ी बात जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो था वो उसकी चर्चा कहां पर है। यदि न्यूक्लियर की चर्चा इसमें नहीं है तो ये कोई डील नहीं है, ये महज एक MOU हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन डील नहीं है। फिर इसमें इजराइल कहां खड़ा है? इजराइल तो कहता है कि हमारा तो इसमें कहीं स्टेक ही नहीं है। तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव बन चुका है अमेरिका के लिए कि ट्रंप को समझना पड़ेगा कि सिर्फ आपके कहने से, आपके स्टेटमेंट देने से, ट्विटर में लिख देने से डील नहीं होगी। एग्जैक्टली, मतलब दो बड़ी बातें। ईरान ने यह साबित कर दिया कि छोटा मुल्क होकर भी आप अमेरिका से लड़ सकते हैं, और दूसरी बात, अमेरिका की बादशाह दुनिया में जो थी उसका डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से एक बड़ा नुकसान हुआ। ये दो बातें संदीप त्रिपाठी आपसे निकल कर आई है। वापस करूंगा आपका रुख, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। संवर्धित यूरेनियम को कम करने पर अब सहमति बनती नजर आ रही है। संवर्धित यूरेनियम कम करने पर ईरान सहमत हो गया है। कम करने की प्रक्रिया पर 60 दिन में अमेरिका और ईरान मिलकर चर्चा करेंगे। ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने यह बड़ा दावा कर दिया है। तो अमेरिका से ईरान टकराया है, अब तक कौन कौन मारा गया ये जान लीजिए। पहले दिन के युद्ध में सबसे बड़े लीडर
ईरान का जो सबसे बड़ा चेहरा है अली खामनेई, जो कि सुप्रीम लीडर थे, वो मारे गए। अजीज नासिर जादे रक्षा मंत्री वो मारे गए। अली शमखानी रक्षा परिषद के सचिव वो मारे गए। अब्दुल रहीम मुसावी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ वो मारे गए। माजिद खादमी इंटेलिजेंस प्रमुख IRGC वो मारे गए। अली रेजा तंगसीरी IRGC नौसेना प्रमुख वो मारे गए। गुलाम रेजा सुलेमानी बासिस फोर्स के कमांडर वो मारे गए। अली लारिजानी सुरक्षा प्रमुख वो मारे गए। तमाम बड़े फेसेस मारे गए, लेकिन असर क्या हुआ? ईरान घुटनों पर नहीं आया, ईरान बैकफुट पर नहीं आया। ईरान ये जंग लड़ता रहा, और अगर बैकफुट पर कोई आया तो दुनिया में यह परसेप्शन बन गया कि अमेरिका बैकफुट पर आया है। कैप्टन शाम, कैसे देखा जाए इतने बड़े चेहरे, पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, पूरे फोर्सेस के तमाम बड़े चेहरे मार दिए गए, लेकिन फर्क क्या पड़ा? इतना बैकबोन स्ट्रांग है ईरान का कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। टोन डाउन अमेरिका को करना पड़ा। ईरान अपने रुख पर कायम था कि हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक अमेरिका का टोन डाउन नहीं हो जाता, हमारी शर्तों के मुताबिक ये डील की टेबल पर वो नहीं आ जाते। ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही आकलन है आपका, और मैं इससे करीब करीब ताल्लुकात रखता हूं। जोरास्ट्रियन वॉरियर क्लास के लोग, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस, मनोबल बहुत ही तगड़ा, जुझारू किस्म के लोग, और इनकी ज्योग्राफी इनको सपोर्ट करती है, और इनका कल्चर और गल्फ में जो इनके खलीफे का जो पुराना रहा है अस्तित्व, बनने का सपना, वो सब इनके पीछे है, जो कई सालों से इनके साथ है, और अमेरिका इन सबको लगातार उनके साथ जूझ रहा है। तो उस स्थिति में मान के चलूं कि 2 एम्स के साथ अमेरिका यहाँ आया था। पहला एम बहुत क्लियर है कि फंक्शनल कंट्रोल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, वो किसी न किसी तरह से ईरान के हाथ से निकालना है, और उसके लिए वो जो भी करे, जैसे भी मेमोरेंडम साइन करे, वहां पे एक बड़ी मुश्किलात आने वाली है, क्योंकि जहां तक ईरान कहता है कि सोवरेनिटी या जो राइट्स हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वो नहीं छोड़ेगा, खोल देगा, लेकिन वो सर्विस टैक्स लगाएगा, टोल टैक्स नहीं लगाएगा। एक रिजीम बना दिया उसने, एक अथॉरिटी बना दी उसने गल्फ के एरिया में, और अपने पार्लियामेंट से पास भी करा दिया इन सब को। तो पहली बात वो विजिबल एम है, और दूसरा इनविजिबल एम है ये यूरेनियम, रिजीम चेंज, कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ना, इतनी सारी जो मुश्किलात उसने पैदा की, इतने लोगों को मार दिया उसने, ये एक उसका एनिहिलेशन, मनोबल तोड़ना, और इनविजिबल एम है। वहां कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर काफी आकलन होता रहता है कि क्या मिला उसे, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। शुरुआत में अचीव तो किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? कैप्टन शाम, शुरुआत में अचीव तो किया, पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, अचीव क्या किया? जी, यही मैं कहना चाहता हूं कि उसका फायदा क्या, ये विजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक सब्जेक्टिव एम था। ऑब्जेक्टिव एम तो है फिलहाल हॉर्मुज को खोलना और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन स्थापित करना। इनविजिबल एम में खलीफा का जो रोल है गल्फ कंट्री के ऊपर, उनका लगातार जो वर्चस्व वो खत्म होगा, वो धीरे धीरे होगा, पीछे से होगा। तो इसे हमें मानना ही पड़ेगा कि ये रोल में अमेरिका वहां आया था। लेकिन मुझे बहुत डाउट है यूरेनियम के बारे में। उन्होंने कहा है कि 60 दिनों के अंदर हम सिविल इनरिचमेंट करते रहेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुखों की जागी रहेगी, कहीं ना कहीं ऑफसेट्स मिलता रहेगा, और कहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे रास्ते निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया का दबाव अमेरिका पर बढ़ रहा था, और शायद यही वजह है कि 28 फरवरी के बाद से 8 अप्रैल के बाद से, इसके बीच के बाद से लगातार अमेरिका पर यह दबाव था कि वो इस युद्ध को खत्म कराए, और आखिरकार वो दिन करीब आता नजर आ रहा है।